पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद से हो हंगामा बरपा हुआ है। बीते 10 दिनों से 10,000 सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा है कि आखिर कौन है शंभू हॉस्टल का मालिक, जिसकी पहले गिरफ्तारी नहीं होती है, जिसको बचाने के लिए पुलिस पहले खुद ही आ जाती है सामने कि नहीं नहीं इसके साथ रेप नहीं हुआ, इस बच्चे के साथ रेप नहीं हुआ, ये तो ओवरडोज की वजह से इसकी जान चली गई है। कि किसके लिए पुलिस सर्टिफिकेट बांट रही है? क्या कनेक्शन है? शंभू हॉस्टल का मालिक आखिर कौन है? ये कितना पावरफुल आदमी है? इसका कनेक्शन किससे किससे जुड़ा हुआ है? क्या हम सिर्फ पुलिस को गाली देकर किसी को बचा तो नहीं रहे हैं? क्योंकि अभी हम सबका फोकस पूरी तरीके से एसपी एसएसपी पे है, पुलिस पे है, थानेदार पे है, जिस थाने में एफआईआर हुआ, कौन लेके गया, किसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई, इन सब पे हम उलझे हुए हैं। लेकिन समस्या की जड़ जो है उस पे हमारा ध्यान क्यों नहीं है? प्रभात खबर जैसे अखबार में उसने बताया कि उसके रिपोर्टर्स जब वहां जाते हैं हॉस्टल के आसपास, शंभू हॉस्टल के आसपास, तो स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उस हॉस्टल के आसपास महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां लगती थी। कोई बहुत कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और यह भी लोगों ने बताया कि पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म भी किया गया कि पुलिस इस पर एक्शन ले, कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पार्ट 2 तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शंभू हॉस्टल चलाने वाला जो भी व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन उसके बारे में कहीं भी ज्यादा जानकारी नहीं है? अखबार खंगाल लीजिए, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सारे साइट्स खंगाल लीजिए, उसके बारे में कोई भी कहीं जिक्र नहीं, आप टीवी चैनल्स खंगाल लीजिए, कहीं कोई जिक्र नहीं। ये कौन आदमी है? इसका कनेक्शन किससे है? कहीं इसकी आड़ में कोई पावरफुल व्यक्ति तो नहीं है? इसका कनेक्शन सियासत से तो नहीं है? सत्ता में बैठे हुए लोगों से तो इसका कनेक्शन नहीं। ये सवाल इसलिए कौंध रहा है क्योंकि इसको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पूरी टाइमलाइन सुनिए। 5 तारीख को लड़की जहानाबाद से लौटकर आती है हॉस्टल में। 6 तारीख को जाने उसके साथ क्या घटना होती है। उसके बाद घर में उसके फोन लगाया जाता है कि लड़की आपकी बेहोश है। जब तक घर वाले पहुंचते हैं, लड़की बेहोशी की हालत में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़ी होती है और वहां पे पहले शुरुआती वक्त में यह दर्शाने की कोशिश होती है कि मियादी बुखार है। जब लड़की 5 तारीख को अपने घर से सुरक्षित ही निकलती है तो फिर 6 तारीख को इसको ऐसी कौन सी बुखार हो जाती है जिसमें इस तरीके से बेहोश, उसको होश ही नहीं। फिर 1-2 दिन के इलाज के बाद उसकी जान चली जाती है, कोमा में रहती है वो, और किसी भी पटना के अच्छे हॉस्टल में उसका इलाज नहीं होता है। और तो और सुनिए, पुलिस ने आखिरी वक्त में परिजनों से मिलने तक नहीं दिया। परिजन रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद जब तक ये एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है तब तक पुलिस क्लीन चिट दे रही है सभी को। नहीं 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 नहीं, ये आत्महत्या की घटना है, ओवरडोज, दवाई की ज्यादा गोलियां खा ली थी, इसकी वजह से ये घटना हुई है। माँ उसके रो रो कर बता रही है कि भाई मेरी बच्ची ने मेरे से बात की है, मैंने पूछा है तुमने खाना खाया नहीं खाया, मेरी बेटी मेरे से झूठ नहीं बोलती। वो एक सुर में बोल रहे हैं कि नहीं, हम ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। लेकिन पुलिस मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बिना ये बात दोहरा रही है कि नहीं उसने आत्महत्या की है, जबकि नियम ये कहता है कि पुलिस को यह राइट ही नहीं है कि पुलिस किसी भी घटना में खुद सर्टिफिकेट बांट दे, खुद कह दे कि नहीं ये आत्महत्या, ये हत्या, ये रेप है, ये रेप नहीं है। ये सब कुछ कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस दस्तावेज को है जिसको आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। अगर किसी की भी डेथ संदिग्ध परिस्थितियों में होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही आप कह सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पुलिस की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये एसपी एसएसपी रैंक अधिकारियों की बात कर रही हूं कि इन लोगों ने पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इस तरीके से क्लीन चिट बांटना शुरू कर दिया था। लेकिन जब परिजन, पटना के कुछ संजीदा लोग सड़कों पर उतरे, हो हंगामे की नौबत आई, उसके बाद अब वही पटना पुलिस, वही पटना के एसएसपी एसआईटी का गठन भी कर चुके हैं सरकार के हस्तक्षेप के बाद। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाँ, शुरुआती वक्त में थोड़ी सी लापरवाही हुई, इस रेप की घटना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 10 जगह बच्ची के शरीर पर 10 जगह जख्म के निशान हैं और वो पटना पुलिस शुरुआती वक्त में कह रही थी कि नहीं नहीं आत्महत्या की घटना है। अब भरोसा करेंगे ऐसी पुलिस पे?
आप भरोसा करेंगे ऐसी सरकार पे, ऐसे सिस्टम पे, जिसमें 18 साल की एक बच्ची जहानाबाद से निकलकर पहुंचती है पटना के हॉस्टल में और वहां रहती है, पढ़ाई करती है, 5 तारीख को भी अपने घर से लौटती है, 6 तारीख को उसके साथ यह घटना हो जाती है। कौन है ये हॉस्टल मालिक? किसको बचाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है? कौन वो रसूखदार है? कौन वो पावरफुल आदमी है? अंदर खाने की खबर ये है, और कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि वो इतना पावरफुल आदमी है कि उसके बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, सियासी लोगों से कनेक्शन है उसका, और इसीलिए इस मामले में पुलिस खुद ही आगे बढ़ के, खुद ही आगे आगे आके और सर्टिफिकेट बांट रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ये घटना तो सामान्य सी घटना है। आप सोचिए जरा, इस देश में अगर नेता प्रतिपक्ष ना हो, अगर कुछ नेता सड़कों पर ना आए, कुछ लोग सड़कों पर ना उतरे, प्रशांत किशोर अगर कल जहानाबाद में उसके घर नहीं गए होते, बच्ची के घर पे, परिजनों से नहीं मिलते, उनको आश्वासन नहीं देते, सीनियर अधिकारियों से मिलने की बात नहीं कहते, तो शायद एसआईटी गठन में और भी कितना वक्त लग जाना था। लेकिन शुक्र है कि सबके हस्तक्षेप के बाद कम से कम ये हो पाया है कि अब परिजन इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। बच्ची तो वो खो चुके हैं, लेकिन जो असल गुनाहगार है, और 2-4 पॉइंट और सुनिए आप, अभी भी हॉस्टल की जो अन्य बच्चियां हैं वो किस हालात में रह रही हैं, वहां पे क्या क्या होता था, कौन कौन लोग आते थे, किसका कनेक्शन किससे है, ये सब वो बच्चियां शायद बता पाए अगर उन्हें बोलने की इजाजत दी जाए। लेकिन एक ऐसी घटना है जिसमें हॉस्टल की किसी बच्ची का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, जो आसपास के लोग भी कुछ बोल रहे हैं, जिसमें मैंने प्रभात खबर का जिक्र किया था। ये सब लोग भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि यहाँ महंगी महंगी गाड़ियां लगती थी इस हॉस्टल के नीचे। और क्या ये सिर्फ एक हॉस्टल की कहानी है, या पटना में जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं वो इसी तरीके से हैं? अभी सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, एक ऐसी घटना है जिसमें एक बच्ची की जान जा चुकी है, उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी भी एक रिपोर्ट के आने का इंतजार कीजिए। एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जब वो देखेंगे, तब जाके पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था उस बच्ची के साथ। क्या रेप की घटना हुई है या गैंग रेप की घटना? कौन कौन इसमें संलिप्त है? कम से कम इस बच्ची के लिए हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए आवाज उठाने की जरूरत है क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो पुलिस इसी तरीके से अपराधियों को, दरिंदों को, रेपिस्टों को बचाती रहेगी। इसलिए इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम तब तक इस घटना के बारे में बोलते रहें, आवाज उठाते रहें। जरूरी नहीं कि आप जर्नलिस्ट है तो ही आवाज उठाएं, अगर आप आम व्यक्ति हैं तो भी इस खबर को लेकर आप संजीदा हुई और आवाज उठाइए, ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके और आने वाले वक्त में शंभू हॉस्टल के मालिक जैसे लोगों का पावर कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो पाए। वो गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन और कौन कौन लोग संलिप्त हैं उनके बारे में जानकारी भी हम सब तक होनी चाहिए। इसीलिए अभी प्रमुखता से इस खबर पे हम फोकस करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है और किस किस का नाम सामने आता है, क्योंकि प्रेशर बनने का असर ये हुआ है कि एसआईटी का गठन हुआ है। प्रेशर का असर ये हुआ है कि 10 दिनों बाद ही सही, लेकिन इस बात को पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि लड़की के साथ हैवानियत की घटना हुई है। आने वाले वक्त में यही पुलिस ये भी एक्सेप्ट करेगी कि उस लड़की की जान भी ली गई है, मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। इंतजार कीजिए और आवाज उठाइए, आपसे गुजारिश है हमारी।